नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये ब्रिज कोर्स की दो बुकें मिली हैं। किसकी? ब्रिज कोर्स। ये जो ब्रिज कोर्स है, इन दोनों बुकों में ब्रिज कोर्स की हमारे सभी विषय दिए गए हैं। देखिए, इसमें दिया है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और एक और दूसरी मिली है जिसमें हमारी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत हैं। तो आज जो है हम इसकी गणित पढ़ने वाले हैं, और इसमें दिया गया है लर्निंग आउटकम्स। ये लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि जो हमने पिछली कक्षाओं में सीखा है वो हमसे कितना बनता है, वो इस पुस्तक में दिया गया है। तो वो हमें कंप्लीट करना है, और जो है इनको हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि नवंबर में हमारा त्रिमासिक पेपर, सॉरी अर्धवार्षिक पेपर, त्रिमासिक नहीं अर्धवार्षिक, कौन सा? अर्धवार्षिक पेपर होना है, और वह अर्धवार्षिक पेपर इन्हीं बुकों में से आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में नवंबर से हमारी एड ग्रेड जो हमारी पुस्तकें हैं उन बे मिल जाएंगी, और हमें जो उनकी तैयारी करना है वो वार्षिक पेपर के लिए करना है, तो उसमें से वार्षिक पेपर पूछा जाएगा। तो आज हम इसकी गणित करने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिए, हमारी सभी वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है। इसको जैसे ही आप क्लिक कर देते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, और ये लाइक का चिन्ह रहता है, इसे लाइक भी आप कर देते हैं तो वीडियो लाइक भी हो जाती है। ठीक है, ये सब्सक्राइब यहाँ रेड से दिख रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हमने उसको क्लिक किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, तो ये जो है खुल जाता है, और यहाँ देखिए लिंक दी रहती है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और प्लेलिस्ट पर सभी विषयों की वीडियो डली हुई हैं। तो उनसे आप जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं, इनको कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए वर्कशीट दी गई है 11। ठीक है ना, इस वर्कशीट 11 में अभाज्य और भाज्य संख्या दी गई हैं। वर्कशीट 11 के पहले जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की हैं, तो उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसी पर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है उदाहरण के रूप में कि गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ देखो, ये संख्या दी गई है 1 से लेकर के 10 तक, और यहाँ इनके गुणनखंड दिए गए हैं। ये गुणनखंडों की संख्या दी गई है कि कितने गुणनखंड होते हैं। तो जैसे 9 है, 9 के कितने गुणनखंड होते हैं? 3। 8 के गुणनखंड होते हैं, ये देखो 4 गुणनखंड होते हैं, 1 2 4 8, ये गुणनखंड हैं। यानी गुणनखंड से मतलब है कि इन संख्याओं में और किस संख्या का भाग चला जाएगा वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ देखो, ये देखो इनकी परिभाषाएं भी दी गई हैं कि गुणनखंड किसे कहेंगे। ठीक है, एक और सम जो रहती है संख्या वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो संख्या दी गई हैं ये 2 से इनके अधिक गुणनखंड हैं, ये संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं भाज्य संख्याओं में जिनमें 2 से भाग चला जाता है या 2 के गुणनखंड होती हैं। ठीक है, तो वो सभी हमारी भाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्याओं का ये इन्होंने निश्चित कर दिया कि एक का भाग जाए व सम संख्या का भाग जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमें दी गई हैं कि इस तालिका में संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो हमने सभी अभाज्य संख्याओं पर घेरा लगा दिया है जिनके गुणनखंड या तो 1 हैं या सम संख्या है। तो 2 3 5, यहाँ देखिए 13 मिल गया, यहाँ 7, 97 भी अभाज्य संख्या है, 87, 17, 29, 73 और 79, ये सब अभाज्य संख्या हैं। इन संख्याओं में या तो 1 का भाग जाएगा या इसी संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्कशीट हमें 12 दी गई है। अब वर्कशीट 12 में देखिए दिया गया है कि आकलन काहे का गुणा भाग सम विषम भाज्य अभाज्य संख्या जो हैं ये हमने पिछले वीडियो से, पिछले वर्कशीटों के माध्यम से सीखी है। तो उनमें जो है ये सभी चीज़ें दी गई थी कि गुणा क्या है, भाग क्या है, सम विषम संख्या अभाज्य संख्या अभी सीखी हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ें दी गई हैं, तो इनकी हमें समझ यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं। तो ऐसी
52 पेटियों में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी। इस प्रकार की समस्या आती हैं तो वह प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं तो 52 पेटियों में 325 गुणित 52, क्योंकि एक का दिया गया है 52 का निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और यहाँ देखिए गुणा हमने पहले सीखा है किस प्रकार से हम संख्याओं का गुणा करते हैं। पहले इकाई का करेंगे फिर दहाई का करेंगे तो वह संख्या हम दहाई के नीचे से लिखते जाते हैं और इकाई में क्या करते हैं, ये शून्य रख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कितनी पुस्तकें आएंगी, ये 16,900 पुस्तकें आएंगी। यहाँ गुणा करके हमने इनको देख लिया। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखिए। एक अलमारी की कीमत 5,750 रुपये है तो 32 अलमारियों की कीमत क्या होगी। यहाँ भी एक की दी गई है, एक अलमारी की कीमत 5,750 है तो 32 अलमारियों कितनी होगी, 5,750 में 32 का गुणा करेंगे। यहाँ देखिए मैंने अलग से भी गुणा कर दिया है तो इसको अभी आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि हमें पहले इकाई का गुणा करना है फिर दहाई का गुणा करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये कितनी आएंगी, यहाँ पे 1,84,000 पुस्तकें आएंगी, किसमें, 32 अलमारियों में। ठीक है, चलिए आगे देखिए और भी इनके जो प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ देखो तीसरा दिया गया है, इसमें दिया है कि 3,480 को 12 से भाग दीजिए। अब यहाँ भाग की समझ बताई गई है तो भाग हमें वैसे करना है जैसे हम पिछली छोटी संख्याओं का करते आए हैं। तो यहाँ देखो 3,480 में भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 अंक हैं, यहाँ भी हम 2 अंकों में देंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो 24 होंगे, 3 बार में 36 ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 ही बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, 12 दूनी 24। और इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ ऋण का चिन्ह लगाते हुए शून्य आ जाएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 10 और यहाँ से ये सीधे 8 उतार लेते हैं, 8 आ जाएंगे तो 108 बन जाएंगे। 12 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में 108 आएंगे तो ये 12 नम्मा 108 होते हैं। ठीक है, यहाँ 108 लिख करके और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाने के बाद यहाँ देखिए फिर भी हमारा यहाँ पे शून्य बचेगा ये, तो इस शून्य को यहाँ उतार लेना है। ठीक है, ये जैसे हम शून्य उतारेंगे तो अब यहाँ शून्य ही शून्य हो जाएंगे, कोई यहाँ शेष नहीं बचा है। तो हम 12 शून्यम शून्य, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 शून्यम शून्य होंगे तो उत्तर आ जाएगा 290। ठीक, इसी प्रकार से चौथे को हल कीजिए तो यहाँ 25 का भाग देना है इसमें 11,450 में। तो यहाँ पहले देखिए 11 में तो नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे, 3 संख्याओं में देंगे। ठीक, और 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 चौके कितने होते हैं 100, इसको घटाएंगे 14 में लेंगे, उतारेंगे 5, यह 5 उतारना है। ठीक है, और यहाँ 25 का पहाड़ा तो 5 बार में 125 होंगे या 5 का 125 में गुणा करें। ठीक है ना, तो 25 में गुणा करेंगे तो 125 आएगा और इसको घटा लेंगे तो कितने मिलेंगे, 20 मिल जाएंगे। यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 2 और ये शून्य जो है अब यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे तो 200 बन जाएंगे। 25 का पहाड़ा पढ़ें, 8 बार में 200 होते, 25 अट्ठे 200 और फिर इनको घटा लेंगे, कुछ नहीं बचा। तो ये जो है हमारा उत्तर, यहाँ पे हम चाहें तो अलग से उत्तर के रूप में ऐसा लिख सकते हैं कि उत्तर बराबर 4,558। ठीक है, ऐसे इसका भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे जगह भी है, उत्तर बराबर 290। ठीक, ये लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमें ये भाग करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखो प्रश्न 5 दिया है कि एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है तो 4,840 पृष्ठों की कितनी पुस्तकें बनेंगी, क्योंकि 40 पृष्ठों से एक पुस्तक बन रही, कितनी, एक। तो 4,840 पृष्ठों की कितनी बनेंगी, हमें भाग देना होगा। तो 4,840 में 40 का भाग लगाएंगे, इतनी पुस्तकें बनेंगी। अब भाग लगा करके देखेंगे तो हमने यहाँ पे भाग लगा दिया है 40 का। यहाँ पे आप सीधे सीधे भाग लगा सकते हो, 40 एकम 40, बचेंगे 8, उतारेंगे यहाँ पे 4, 84, 40 दूनी 80 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 बचेंगी और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य उतारेंगे तो 40 एकम 40, ये 40 आ जाएगा और यहाँ पे नीचे घटा देंगे, कुछ नहीं तो उत्तर आ जाएगा 121 पुस्तकें बनेगी। बस इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखो वर्कशीट दी गई है, वर्कशीट 13, गुणनखंड और गुणज दिए गए हैं। अब हमें गुणनखंड और गुणज ये सीखना है, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं। तो यहाँ देखो गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस संख्या में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, जो हमें संख्या दी रही है उन संख्याओं में किस किस संख्या का भाग जाता है वह हमारे गुणनखंड कहलाएंगे। और गुणज
गुणज जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे जिस संख्या के गुणज निकालना है तो उसको आगे पहाड़ा पढ़ते जाएं, यानी उतनी उतनी संख्या उसमें आगे जोड़ते हुए चले जाते हैं तो वह उसके गुणज निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो इन्होंने 5 के गुणज लिखे हैं। ठीक है, 5 के गुणज यानी 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूंदा 5 ती 15, 5 चौके 20, ऐसे 25 और आगे तक लिखते जाते, ये इसके क्या हो जाते हैं, गुणज कहलाते हैं। और यहाँ देखो इन्होंने 12 के गुणनखंड, वो गुणनखंड लिखे, यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, नीचे देखिए और भी यहाँ पे संख्या बताई गई हैं। तो ये जो संख्या दी गई हैं कि 12 में किन किन संख्याओं का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं 12 में 1 का जाएगा, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का चला जाएगा। तो ये सभी संख्या इस 12 की क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाती हैं। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड हमें लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि इन संख्याओं के गुणनखंड और गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रयास के लिए दिए गए हैं निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखें। तो 36 के गुणनखंड लिखेंगे। 36 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 और 36 का भाग सम चला जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से 24 के लिखना थे तो 1 का, 2 का, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 सम होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड। 20 के भी होंगे तो 1, 2, 5, 10 और 20 इन संख्याओं का भाग जाता है तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हमें गुणज लिखना है 5 5। तो यहाँ देखो 4 के 5 गुणज लिखना है तो 4 का पहाड़ा पढ़ाएंगे, 4 एकम 4, 4 दुनिया, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। यह हमारे 4 के 5 गुणज। इसी प्रकार से 7 के 5 गुणज, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 के 5 गुणज, 11 का पहाड़ा पढ़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ प्रश्नावली वर्कशीट 14 दी गई है। ठीक है ना। इस 14वें वर्कशीट में दिया गया सार्व गुणनखंड एवं सार्व गुणज। अब सार्व का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब है कि जितनी संख्या दी हैं उनमें दोनों में समान गुणनखंड, सार्व यानी होता है, सार्व का मतलब क्या है, समान, एक समान, दूसरे एक जैसे कौन कौन से गुणनखंड हैं दोनों में। तो यहाँ गुणनखंड हमने निकालना सीखे हैं और हमने गुणज भी सीखे हैं। जैसे 4 के गुणज थे तो ये यहाँ पे 4 के, 6 के इन्होंने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनके हमें अभ्यास दिए, इन अभ्यास प्रश्नों से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया 15 और 25 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 15 के गुणनखंड निकालेंगे, 25 के निकालेंगे तो 15 के ये गुणनखंड आ जाएंगे। और 15 और 25 के सार्व गुणनखंड जो दोनों में है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है ना। अब देखो 5 इसमें है, 5 इसमें है और इसके अलावा कोई समान नहीं है। तो 1 और 5 इनके सार्व गुणनखंड होंगे, यानी समान गुणनखंड होंगे। ठीक। अभ्यास 2 देखिए। 4, 8, 12 के सार्व गुणनखंड लिखना है। तो 4 के गुणनखंड लिख लिए, 8 के लिख लिए, 12 के लिख लिए। अब इनमें समान कौन कौन से हैं, तो 1 सभी में है, देखो 1 1 1, 2 2 भी सभी में है, 2 2 2 है ना। और इसके बाद 4 4 भी सभी में है। तो इसके जो हैं सार्व गुणनखंड हो जाएंगे 4, 8, 12 के 1 2 4। इसी प्रकार से 4 और 5 के सार्व गुणज लिखना है। तो 4 के पहले हम क्या करेंगे, सार्व गुणज के लिए हमें यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ देखिए प्रश्न अभ्यास के लिए जो हमारा ये तीसरा दिया गया है, इसमें 4 और 15 के सार्व गुणज पूछे हैं कि गुणज क्या हैं। तो हमें 4 के गुणज लिखना है, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है ना। तो 4 का आप पहाड़ा पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, इसलिए आगे तक पढ़ना होगा क्योंकि 15 के गुणज भी लिखना है। तो 15 के गुणज देखिए, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 30 45 फिर आएगा 60, है ना। तो इसमें 4 और 15 के जो सार्व गुणज हैं वो हमें बहुत बाद में मिलते हैं। देखिए 15 4 के पहाड़े में यहाँ 60 मिले हैं और 15 के पहाड़े में यहाँ 60 मिले हैं। तो ये 4 और 15 के सार्व गुणज क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। इसलिए 4 का पहाड़ा हमें यहाँ तक पढ़ना पड़ा। ठीक है ना। नहीं तो हमें यहाँ दोनों में सार्व गुणज यानी दोनों में समान गुणज नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक, आगे देखें। वर्कशीट 15 दी गई है कि महत्तम समावर्तक, यहाँ पे क्या करना है, महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए जो महत्तम समावर्तक हैं, ये गुणनखंड विधि से हम 8 के गुणनखंड लिखेंगे, 12 के गुणनखंड लिखेंगे। तो इनके क्या होते हैं, सार्व गुणनखंड लिख करके हम इनका महत्तम समावर्तक निकाल देते हैं। तो चलिए देखिए इसमें दिए गए हैं
तो इनमें हमें जो गुणनखंड विधि समझाई है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उदाहरण के रूप में कि 18 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो हमें 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है इस गुणनखंड विधि से। 24 के भी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखो 18 के गुणनखंड, 24 के गुणनखंड ये अलग अलग लिखे। दोनों के सार्व गुणनखंड 2 और 3 है, यानी दोनों में 2 भी है, दोनों में और दोनों में 3 है। तो ये जो सार्वय गुणनखंड आते हैं इनको हम लिख लेते हैं कि इनके जो सार्व गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 का गुणा करेंगे बराबर हमें 6 मिलेगा, यही इनका महत्तम समावर्तक कहलाता है। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है अभ्यास के लिए, इसको आप अच्छे से समझिए और इनको देखिए। तो यहाँ दिया है 18 और 48। तो 18 के हमें पहले सार्व गुणनखंड ज्ञात करना होंगे। तो यहाँ देखो ये गुणनखंड विधि से भाग लगाते जाते हैं, 2 का भाग लगाएंगे, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 18 के निकालेंगे, जब तक 2 का भाग चला जाता है आप देते जाइए और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो 3 का फिर भाग, जो संख्या आती है हमारी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जो हमारी संख्या होती है उन्हीं का हमें क्या करना है, भाग देना है। तो 18 के गुणनखंड निकल आए, 48 के गुणनखंड निकल आए, दोनों में देखें कौन सी संख्या समान है, 2 है दोनों में और 3 है दोनों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक 2 मिल जाएगा दोनों में और एक 3 मिल जाएगा। तो ये 2 और 3 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों का महत्तम समावर्तक 2 गुणे 3 यानी 6 है। तो ये दोनों का महत्तम समावर्तक हमें क्या करना था, यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करते जाएं, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े कि मैं आगे की वीडियो बनाएं, क्योंकि सभी बच्चे देख रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप जो है आगे यदि देखना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो को लाइक निश्चित ही करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।